नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसके पक्ष में 14 मत पड़े, लेकिन खास बात यह रही कि इजराइल का अब तक समर्थक माने जाने वाला अमेरिका खुद को इस वोटिंग से अलग रखता है। ऐसे में यह मामला सुर्खियों में है, चर्चा में है कि क्या अमेरिका का इजराइल को लेकर किसी भी प्रकार का रुख में परिवर्तन देखा जा रहा है। इसको किस प्रकार हम देखते हैं, अमेरिका की नीतियों में क्या कोई बुनियादी परिवर्तन होने वाले हैं या इसके कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम समझते हैं और यह भी समझते हैं कि अमेरिका का यह कदम, आखिर इस कदम के क्या मायने हैं। तो आइए इस संदर्भ को समझते हैं। यूएनएससी में गजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका का रुख आखिर किन कारणों से इस प्रकार के परिवर्तन को लेकर आता है। चर्चा के बिंदुओं को सबसे पहले देखेंगे, खबर की बात करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको समझेंगे, अमेरिका ने क्यों मतदान में भाग नहीं लिया इसको देखने के बाद क्या यह अमेरिकी नीति में बदलाव है और क्या बाध्यकारी है यूएनएससी का प्रस्ताव। अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या यह बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी रूप से उस देश पर लागू किया जा सकेगा, इसको समझेंगे। अमेरिका में जो गृह स्थितियां हैं उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे और क्या यह बुनियादी बदलाव का संकेत है, इसको भी समझेंगे। और अंत में चलेंगे हम अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो हमारी परिपाटी होती है इस कार्यक्रम की। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह पूरा संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध के खंड से इसको जोड़ के आप देख सकते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ सकें। इससे पहले कि हम इस संदर्भ को लेकर आगे बढ़ें, आपको बता दें कि दृष्टि के तरफ से, दृष्टि आईएएस की तरफ से यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच का सामान्य अध्ययन का जो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित बैच है, वो उसकी कक्षाएं 29 अप्रैल से प्रारंभ है और एडमिशन इसके लिए ओपन हो चुका है। इसके लिए भी किसी अन्य प्रकार की क्वेरी के लिए आप 9311406441 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं खबर की। खबर की अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है, एन एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स व्हाई यूएस अलाउड यूएनएससी रिजोल्यूशन ऑन गजा सीज फायर टू पास। तो गजा में जो सीज फायर है उसको लेके जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उस पर अमेरिका ने खुद को क्यों अलग रखा, इस पूरे खबर के आलोक में आज के संदर्भ को हम समझेंगे। तो बात करें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जहां तक बात है तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं उनमें से एक है और इसकी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल करना होता है। इसी कारण आप जानते हैं कि इसको विश्व का सिपाही के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर कुल सदस्यों की बात करें तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास एक विशेष शक्ति होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं। कोई भी प्रस्ताव अगर किसी एक अस्थायी सदस्य को उस पर आपत्ति होती है तो वो वीटो कर सकता है और उस एक वीटो करने से वो पूरा का पूरा प्रस्ताव अधर में पड़ जाएगा, वो निरस्त हो जाएगा। वहीं अगर अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। फिलहाल अगर स्थायी सदस्य की बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। तो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे इजराइल का ऐतिहासिक रूप से परंपरागत समर्थक माना जाता है, उसके द्वारा इजराइल के हम कह सकते हैं कि फेवर में यह चीज थी, लेकिन अमेरिका के द्वारा इस वोटिंग में भाग न लेना अपने आप में एक थोड़ा सा चौंकाने वाला कदम था। तो चर्चा में इसका आना स्वाभाविक था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तत्काल युद्ध विराम को लेकर यह प्रस्ताव था। ऐसे में इजराइल को यह उम्मीद थी कि अमेरिका जो है उसके फेवर में यहां पर वीटो करेगा, अर्थात सीज फायर नहीं होने देगा। लेकिन अमेरिका ने अपने आप को वोटिंग से अलग करके एक अलग रुख अपना लिया, जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में है। साथ ही संबंधित जो बंधक हैं, सभी बंधक हैं, उनको तत्काल और बिना शर्त की रिहाई की भी मांग की गई और संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति से इजराइल के साथ साथ जो वैश्विक राजनीति है उसने भी इसको चौंकी हुई दृष्टि से देखा। अब देखिए, पूर्व में इजराइल को बचाने के लिए कई बार अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया है। ऐसे में इस बार इजराइल के द्वारा ऐसी उम्मीद किया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाला कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया। अब देखिए, अमेरिका ने मतदान में भाग क्यों नहीं लिया, इस पर एक नजर डालें। हमें पता है कि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो वहां पर
इजराइल का समर्थन होता रहा है, इजराइल के समर्थन में उसने कई बार वीटो का प्रयोग किया है। लेकिन मौजूदा परिदृश्य को अगर देखेंगे तो वहां पर अमेरिका के द्वारा वहां पर दो दल थे। वैसे तो इसके दोनों ही दल, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, दोनों के द्वारा हमेशा से इजराइल का समर्थन किया जाता था। लेकिन यहां पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इजराइल के तरफ उसके रुख में न सिर्फ बदलाव आया है बल्कि अमेरिका द्वारा जो समर्थन किया जाता है उसकी आलोचना भी की जा रही है। गजा की स्थिति जब अटैक हुआ हमास का 7 अक्टूबर को गजा पर, फिर बदले में कार्रवाई की गई, तो उसमें अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल विपरीत स्थिति है। अब एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग है जो इजराइल की कार्रवाई जो है उस कार्रवाई का समर्थन नहीं करता है, और यहां तक कि जो अमेरिका इसको समर्थन देता है, अर्थात इजराइल को अमेरिका का जो समर्थन प्राप्त है उसका भी विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, और आप जानते हैं कि इस राष्ट्रपति के चुनाव के मद्देनजर जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी अगर बात करें तो वो जिस पार्टी से जिनका उनके ताल्लुकात हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी अब पिछले चुनाव में जिन वजहों से चुनाव में उसने बढ़त हासिल की उनमें एक बड़ी वजह थी अरब और मुस्लिम वोट, और इस वोट को जो बाइडेन साहब प्रभावित नहीं करना चाहेंगे, इस दृष्टिकोण से भी इजराइल का समर्थन न करना इसको देखना होगा। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वामपंथी वोट बैंक है उसको भी वो चाहता है कि वो इसके पक्ष में बने रहें। इस दृष्टिकोण से ऐसा माना जाता है कि ये मतदाता इजराइल के आलोचक हैं और इन मतदाताओं को इजराइल का समर्थन करके कभी भी जो बाइडेन साहब निराश नहीं करना चाहेंगे। ये एक कारण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में दो ऐसे स्टेट थे जिनको स्विंग स्टेट भी कहा जाता है, जहां से 2020 में जो बाइडेन साहब को मुस्लिम आबादी के बहुल वाले ये प्रांत है, ये स्टेट है, वहां से उनको बढ़त हासिल हुई थी। ऐसे में इन स्टेट्स को यहां पर वो फिर से निराश ना करके उस वोट को दोबारा प्राप्त करना चाहेंगे। इसके अलावा जो अरब देश हैं, अरब देशों के साथ अपने संबंधों को वो खराब नहीं करना चाहेंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी अरब कंट्रीज हैं जिससे अमेरिका के महत्वपूर्ण, जिनके साथ व्यापारिक भागीदारियां भी हैं। इसके अलावा उनके लगातार दबावों को भी अमेरिका झेल रहा है। इस वजह से भी ये समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इजराइल की जो वर्तमान गतिविधियां हैं उससे भी ये बड़ा तबका खासा चिंतित है, इसलिए भी उसने इस बार अपने रुख में परिवर्तन किया है। अब वीटो का इस्तेमाल इस बार न करना ऐसा माना जा रहा है कि ये एक राजनीतिक समझदारी का परिचय है, ऐसे में जब नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सन्निकट है। आप देखें कि कुछ दिनों पूर्व ही अमेरिका ने, ऐसा नहीं है कि एक बाय एक ये रुख अपना लिया है, इससे पहले कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें स्वयं उसने कहा कि युद्ध विराम किया जाए, सीज फायर किया जाए और जो बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को जब अमेरिका के द्वारा लाया गया तो रूस के द्वारा उस पर वीटो कर दिया गया। इसलिए ये जो रुख है, इस रुख को पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनसे भी एक बड़ा प्रशासनिक तबका अमेरिका का वो नाराज है। तो ये कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण हैं जिसको समझना आवश्यक है। अब क्या यह अमेरिका की नीति में बदलाव है? तो इसको हम समझते हैं। दरअसल अमेरिका परंपरागत रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इजराइल का समर्थक रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला होता है इजराइल के ऊपर। इसके बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल की सरकार का समर्थन किया, जैसा वो हमेशा करता रहा। लेकिन रुख में बदलाव देखने को मिला। अमेरिका की ओर से एक महत्वपूर्ण संकेत आता है। इसको क्यों देखा जा रहा है एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में, एक बदलते रुख के रूप में? यह पहली बार नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यह पहली बार है। ऐसे रुख में कुछ कुछ चेंजेस तब देखने को मिले हैं जब दोनों देशों के संबंध कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण से या कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधों में तलखी रही है। आप देखेंगे 2016 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों को अवैध करार दे दिया गया। तब भी अमेरिका ने इस मामले में जो वोटिंग हुई उस वोटिंग से अपने आप को अलग रखा था। तो 2016 के इस प्रकरण को भी देखने की आवश्यकता है। वहां भी अमेरिका के द्वारा वोटिंग से खुद को अलग रखा गया। वहां भी बेंजामिन नेतन्याहू से उस समय तात्कालिक रूप से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधों में तलखी के रूप में इस कदम को देखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अपने आप को अमेरिका
अगर इस प्रकार के वोटिंग में अपने आप को अलग करता है तो हम ये समझ लें कि वो इजराइल से दूरी बना रहा है। अगर हालिया कुछ आंकड़ों पर आप नजर डालें तो थिंक टैंक शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के एक आंकड़े पर आप नजर डालें, 18 दिसंबर 2023 तक का ये आंकड़ा प्रस्तुत करता है और कहता है अमेरिका के द्वारा 45 प्रस्तावों को वीटो किया गया इजराइल के समर्थन में। इसमें कुल अगर वीटो किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा वीटो किए गए मामलों की संख्या अगर देखें तो वो 89 है और 89 में से 45 ऐसे प्रस्ताव का पर वीटो उसने केवल इजराइल के समर्थन में किया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा इजराइल का किस कदर समर्थन किया जाता रहा है। इसके बाद अब देखें कि क्या अगर ऐसे प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो क्या वो यूएनएससी के प्रस्ताव जो होते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव जो होते हैं, वो बाध्यकारी होते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रस्ताव होता है वो अमूमन बाध्यकारी नहीं होता है, वो क्या होता है, सिफारिशी होता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी की अगर बात करें, इसके प्रस्तावों की अगर तुलना इस प्रस्ताव से आप करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से करेंगे, तो तुलनात्मक रूप से ये अधिक निर्देशात्मक दिखाई देंगे। आमतौर पर होता यह कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसमें अध्याय 6 और 7 की अगर बात करें तो अध्याय 6 की तुलना में अध्याय जो 7 है, अध्याय 7 के जो प्रस्ताव पर अगर वोटिंग होती है तो वो बाध्यकारी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से अब देखेंगे जो वो बाध्यकारी होने के बाद क्या होगा। अगर किसी देश के संबंध में वो प्रस्ताव पारित कर दिया गया लेकिन वो संबंधित देश अगर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, वो कहे कि हम इसको नहीं मानेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अगर वो देश इस संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो यूएनएससी के जो प्रस्ताव हैं उनको लागू करने का विकल्प सीमित हो जाता है, अर्थात वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकता है। इजराइल ने यही किया है। इजराइल ने कहा कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, ऐसे में विकल्प सीमित हो जाएंगे, उसके ऊपर आप बहुत कर सकते हैं। तो कुछ हद तक कुछ बाउंडेशंस लगा सकते हैं, कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, यात्रा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कुछ अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आप वहां पर सेना भेज सकते हैं। लेकिन इस मामले में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वास्तव में ये एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। वास्तव में इस प्रकार का कोई कदम उठाने का अमेरिका का अभी कोई उसकी मंशा नहीं है। तो इसके राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन जो है उसका मौजूदा रुख जो है वो इजराइल कि जो प्रशासनिक उसका जो मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल के कह लें, उसके जो नेतृत्व को कह लें, उसके प्रति इसका रुख थोड़ा भिन्न है। तो इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। अब अमेरिका में क्या हो सकता है असर, अमेरिका में जो घर है, अमेरिका की गृह कंडीशन है, वहां पर क्या इसका प्रभाव हो सकता है। तो आपको पता है राष्ट्रपति चुनाव निकट है, ऐसे में दो दल हैं, दोनों दल अलग अलग वोट बैंक के हिसाब से अलग अलग लोगों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करेंगे। इस लिहाज से देखें तो पारंपरिक रूप से जो डेमोक्रेटिक मतदाता हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो डेमोक्रेटिक लोगों को वोट देने वाला मतदाता है उसमें अगर आप देखेंगे तो 70 to 80% मतलब 70 से 80% यहूदी लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते आए हैं। यहूदी लोग कौन है, तो जो इजराइल में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि परंपरागत वोट बैंक है डेमोक्रेटिक पार्टी का। ऐसे में इजराइल के साथ न जाना अब इसको जो दूसरी पार्टी है अर्थात जो रिपब्लिकन पार्टी है वो एक अवसर के रूप में देख रही है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक के खिलाफ जा रही है, इजराइल का एक तरह से उसने समर्थन नहीं किया अपने वीटो का इस्तेमाल ना करके, तो दूसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में से एक मौके के रूप में देख रही है और उसने पहले से ही इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी है। बात करें तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उन्होंने कहा था कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को आमंत्रित करेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू अर्थात इजराइल के जो पीएम थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संयुक्त बैठक को वो संबोधित करेंगे। एक स्पीकर के द्वारा, जो कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर है, उसके द्वारा इस तरह से ये बात कहना कोई सामान्य बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार का आमंत्रण अब तक केवल यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता था। ऐसे में माइक जॉनसन का बेंजामिन नेतन्याहू को आमंत्रित करना, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, ये अपने आप में दोनों पार्टियों के अंतर्द्वंद को भी दिखाता है। आगे अगर आप देखें कि क्या यह बदलाव का संकेत है, तो अमेरिका के द्वारा उठाया गया यह कदम, उसके रुख में इस प्रकार का बदलाव कैसी परिस्थिति में लिया गया है, पहले उस पर हम विचार करें। तो एक विशेष परिस्थिति में लिया गया है, इसलिए इसको एक बड़े बदलाव के रूप में अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ऐसी कोई
बहुत स्पष्ट नीति हमको अमेरिका की नहीं दिख रही है, वो किसी बड़े बदलाव की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि अमेरिका के इस वर्ग का यह मानना है कि जो इजराइल की पहचान है वो केवल नेतन्याहू से नहीं है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू एक इजराइल के बड़े नेता हैं जो लंबे समय तक वहां के प्रधानमंत्री रहे हैं, काफी लंबे कार्यकाल तक रहे हैं, लेकिन इस बड़े दल का यह मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ही केवल इजराइल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, केवल उन्हीं से इसकी पहचान नहीं है, जिनके संबंध वर्तमान अमेरिकी प्रशासन से काफी खराब है। तो उसका यह मानना है कि चक शूमर, एक जो कि सीनेट मेजॉरिटी के लीडर हैं, उनका यह कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू से उनके स्वयं के देश की जनता भी बहुत संतुष्ट नहीं है। वास्तव में नेतन्याहू को शांति के लिए बाधा बताया है चक शूमर, जो सीनेट मेजॉरिटी लीडर हैं, उनके द्वारा। और यह कहा गया है कि इजराइल में ऐसे नेतृत्व के हाथ में होना वहां की सत्ता बहुत सुरक्षित नहीं है। इजराइल में जल्द चुनाव का आह्वान भी इनके द्वारा किया गया, और साथ ही इनका यह कहना डेमोक्रेटिक पार्टी या सत्ता पर काबिज, अमेरिकी सत्ता पर काबिज दल का एक स्पष्ट, हम उसके विजन को देख सकते हैं कि वो अपने रुख को साफ कर रहा है कि केवल बेंजामिन नेतन्याहू पूरे इजराइल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जाना इजराइल के खिलाफ जाना नहीं है। इस बात को समझना होगा, इजराइल की सत्ता से नाराजगी है, न कि इजराइल से नाराजगी है। इस रूप में इसको देखना होगा। तो क्या यह बदलाव का संकेत है? तो हम कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यह विद्रोह है, यह एक बड़े बदलाव का संकेत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा उसकी सहायता की है। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि 2016 में ही दोनों देशों के बीच एक 10 वर्षीय समझौता हुआ, 10 वर्षीय कार्यक्रम जो कि सहायता कार्यक्रम है, इस पर हस्ताक्षर किए गए। $38 बिलियन का यह समझौता कार्यक्रम है जिसमें प्रतिबद्धता जताई गई। इसके अलावा अन्य, चाहे वो उद्योग हो, इसमें भी गहरा संबंध है। आयरन डोम परियोजना, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से, मिसाइल सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ी परियोजना है। इस परियोजना में जरूर यह परियोजना निर्मित हुई इजराइल में, लेकिन अमेरिकी जो है भारी निवेश इसमें दिखाई देता है। तो यहां पर हमको उद्योग में भी गहरे संबंध दिखाई दे रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिकी निवेश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चाहे वो अमेरिकी इजराइल सहायता हो, व्यापार हो, रक्षा साझेदारी हो, उसमें किसी भी प्रकार के गिरावट के संकेत नहीं है। ऐसे में यह कहना कि अमेरिका का इजराइल के प्रति रुख में कोई बदलाव है, यह बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, इस प्रक्रम को एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखना ही ज्यादा उचित होगा। परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ एक लीडिंग वोट बैंक जो था पिछले चुनाव में, जिसने सत्तारूढ़ पार्टी को विजय दिलाई थी, उसको भी साधने की कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। अंत में हम चलते हैं आज की परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। आपके सामने प्रश्न है कि निम्न देशों में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।